अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर सरमद मजीद। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है सेल मेम्ब्रेन। ये हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट में। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में अलग-अलग होते हैं, उनके फीचर्स उसकी कंपोजिशन अलग होती है। जो अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, अगर हम एक सेल बनाऊँ तो जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके पैर जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म को जो चीज़ सराउंड करती है, जो स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म के पैर होते हैं उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और जो सेल मेम्ब्रेन के पैर होते हैं उसे हम कहते हैं सेल वॉल। जो सम बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर सेल वॉल होते हैं और सम बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो जिन बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। अब सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द सेल वॉल। सेल वॉल के जो नीचे मेम्ब्रेन होते हैं उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट लाइज एज आउट इन सम बैक्टीरिया दैट लैक सेल वॉल। जिन बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल नहीं होती है उनके अंदर जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो कौन से बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, वो होते हैं माइकोप्लाज्मा और सार्कोप्लाज्मा, और ये एमसीक्यू होता है। ठीक है। अब कुछ फीचर्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन ऑफ जो बैक्टीरिया उनके अंदर डू नॉट हैव स्टीरोल। जो स्टीरोल या कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये लिपिड्स होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर स्टीरोल या कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो अब इनका जो फंक्शन होता है लिपिड्स का, स्टीरोल या कोलेस्ट्रॉल का, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये स्टेबिलिटी देते हैं, मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी देते हैं। अब जब ये स्ट्रक्चर नहीं होगी तो हमारा क्वेश्चन राइज होता है कि ये कैसे जो बैक्टीरिया होंगे उनको फ्लूइडिटी स्टेबिलिटी मिलेगी जब इनकी मेम्ब्रेन्स को, जब इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो ऐसे कुछ जिनके पास ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता तो इनके पास स्टीरोल लाइक कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इनको स्टेबिलिटी देते हैं। ठीक है। अब एक मेन फीचर है, एट सम पॉइंट सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट इन फ्रॉम वेसिकल ट्यूब्यूल्स एंड लैमिना एंड साइटोप्लाज्म। अब ये क्या है, अगर देखें कि जो प्रोकैरियोट की जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे ये हमारे पास, अगर मैं बनाऊँ कि ये न्यूक्लियस था हमारे पास और ये साइटोप्लाज्म होता है और ये सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। और प्रोकैरियोट के अंदर ना जो कुछ सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो इन्वेजिनेट करते हैं, ऐसे सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करते हैं और कुछ हमारे पास वेसल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेला बना देती है। ठीक है। अब कुछ वेसल्स बनाते हैं, कुछ ट्यूब्यूल। वेसल्स आपको पता है कैसे होते हैं, ट्यूब्यूल्स ऐसे होते हैं, लैमेला कुछ प्लेट शेप होता है, लैमेला स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। अब ये जो वेसल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेला बने हैं, हम कहते हैं कि इनको हम कहते हैं मेसोसोम्स। ठीक है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर इन्वेजिनेट हुई हैं इनको मेसोसोम्स कहते हैं और ये इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, सेल डिवीजन में, आल्सो सर्व एज रेस्पिरेटरी सेंटर। अब इस का क्या मतलब हुआ, इसको आपने गौर से सुनना है और ये एमसीक्यू आता है। जो मैं आपको ये बताऊं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो मेसोसोम्स है उसका फंक्शन लाइक माइटोकॉन्ड्रिया होता है इन प्रोकैरियोट। अब जो हमारे पास, अगर हम बात करें, जो हमारे पास ये प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो उनके फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, उनके जो फंक्शन होते हैं वो मेसोसोम्स परफॉर्म करता है। किसके अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर। तो मेसोसोम क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है और सेल डिवीजन में भी, आल्सो रेस्पिरेटरी सेंटर में इस तरह रहा होता है कि ये ना सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं मेसोसोम, ये वेसल्स, प्लेट्स और लैमेला बना के, और जो एंजाइम्स रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो वो उनके लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है, वो रिस्पिरेशन करवा देते हैं। तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन थी। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो अब हम क्या है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है। जो प्रोकैरियोट के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म कंटेन डिसॉल्व्ड सब्सटेंस एंड लार्ज स्ट्रक्चर्स, न्यूक्लियोइड्स, राइबोसोम्स एंड मेसोसोम्स। जो प्रोकैरियोट के अंदर जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर न्यूक्लियोइड्स होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। और राइबोसोम्स होता है और मेसोसोम्स होता है। ठीक है। मेसोसोम सिर्फ प्रोकैरियोट के अंदर रहते हैं, मेसोसोम प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोट्स। ये यूकैरियोट के अंदर मेसोसोम्स नहीं होता, ये सिर्फ प्रोकैरियोट के अंदर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। जो कि मैंने ऊपर आपको बताया, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। और न्यूक्लियोइड्स होता है, न्यूक्लियोइड्स का आगे आपको बताता हूँ, एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता इन प्रोकैरियोट के अंदर। इट लाइक साइटोस्केलेटन एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। जो प्रोकैरियोट का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर साइटोस्केलेटन नहीं होता और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल लाइक क्लोरोप्लास्ट हो गया, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो भी इसके अंदर नहीं होते। अब जो मैनी राइबोसोम्स आर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स एंड सम अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अगर मैं बात करूँ कि इनके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो जो साइटोप्लाज्म है, तो जो साइटोप्लाज्म है ना, या तो इसके अंदर राइबोसोम्स होंगे या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ अटैच होंगे,
क्योंकि ये जब जो हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कुछ राइबोसोम्स हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं और कुछ हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, अब जो एक मेन चीज़ है, जो प्रोकैरियोट के अंदर जो राइबोसोम्स है, जो हमारे पास प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम्स होता है वो होता है 70S का। 70S का क्या मतलब है? जो एस होता है ना, ये होता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट, और इसे हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो ये मतलब इसके अंदर जो राइबोसोम्स है ना, इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है लार्जर सब यूनिट और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, जो अब राइबोसोम्स है, इसका अगर मैं राइबोसोम की स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो एक उसका लार्जर सब यूनिट होगा और एक उसका स्मॉलर सब यूनिट होगा। जो लार्जर होगा वो 50S होगा और जो स्मॉलर होगा 30S होगा। अब 50 और 30S का क्या मतलब है? इसका मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। मतलब कि जब हम इनको सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर डालते हैं तो ये अपने मैस और डेंसिटी की बुनियाद पे ना ये ठहर जाता है। लाइक ये मेरे पास सेंट्रीफ्यूज मशीन थी, मैंने इनको सेगमेंट को डाला, तो जो इनकी मैस और डेंसिटी की बेस पे ना ये कोई इधर ठहर जाएगा, कोई इधर ठहर जाएगा। तो फिर हम इनको सेडिमेंटेशन कर देते हैं कि इसकी सेडिमेंटेशन 30 और इसकी 50 है। तो इस तरह जो इसका राइबोसोम्स है उसका जो लार्जेस्ट सब यूनिट है वो 50S पे उसकी सेडिमेंटेशन हो जाती है, जो स्मॉलर है 30S होता है, और जो राइबोसोम्स की अपनी है वो 70S। क्योंकि जब हम इनको मिला के 30 और 50 को जब हम मिला के हम करते हैं तो इसकी जो टोटल सेडिमेंटेशन वो आती है 70 आती है। लेकिन एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, हम इनको ऐड नहीं कर सकते, बट हम जब इन मतलब लार्जेस्ट सब यूनिट जब हमने स्मॉलर की तो वो हमारे पास 50S थी और 30S थी। जब इनको कंबाइन करके हमने इनकी सेडिमेंटेशन की तो वो उसकी हमारे पास वैल्यू हुई 70S। तो हमारे जो प्रोकैरियोट होता है वो 70S, प्रोकैरियोट का जो राइबोसोम होता है वो 70S का होता है, जो यूकैरियोट होता है उसका होता है 80S का। ठीक है, तो अब जो है वो हमारे पास क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम देखेंगे जो नियर द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म इरेगुलर शेप डेंस्ड एरिया होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो जो हमारे पास प्रोकैरियोट होते हैं उनके अंदर प्रॉपर हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है जो कि इरेगुलर डेंस्ड होता है, और ये सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जो हमारे पास अब यूकैरियोट होते हैं उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर लीनियर होता है डीएनए और मल्टीपल होते हैं। बट जो हमारे पास प्रोकैरियोट होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियोइड होता है जो कि इरेगुलर होता है, और वो क्या होता है, सिंगल होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अब जो बैक्टीरियल डीएनए होता है उसके अंदर कोई भी हिस्टोन नहीं होती, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, वाइल जो यूकैरियोट होते हैं उनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक है, अब हमारे पास आ गया प्लाज्मिड। जो प्लाज्मिड है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर ना सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। प्लाज्मिड इस टाइप का होता है, इस स्ट्रक्चर का होता है प्लाज्मिड, सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड होता है। ये भी डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ये ना जो बैक्टीरियल जो डीएनए होता है वो अलग इसकी उसकी रेप्लिकेशन होती है, और प्लाज्मिड है ये भी डीएनए है तो इसके अलग रेप्लिकेशन होते हैं। मतलब कि बैक्टीरियल डीएनए से अपनी अलग रेप्लिकेशन करवाता है। ठीक है, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग है और इनेबल बैक्टीरिया इस अनफेवरेबल कंडीशन। अगर कोई भी कंडीशन अनफेवरेबल आ गया, लाइक हम किसी पेशेंट को हमने एंटीबायोटिक दी, तो जो उसको जो किसी पेशेंट को अगर बैक्टीरियल डिजीज़ है, उसका गला ख़राब है बैक्टीरिया की वजह से, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसके अंदर प्लाज्मिड होगा। तो जब हम उसे कोई एंटीबायोटिक देंगे जो प्लाज्मिड है वो रेजिस्ट करेगा, तो एंटीबायोटिक खिलाफ अनफेवरेबल कंडीशन के खिलाफ रेजिस्ट करेगा। लाइक जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको कैप्सूल के बारे में बताया था, कैप्सूल भी अनफेवरेबल कंडीशन में रेजिस्ट करता है एंटीबायोटिक खिलाफ या कोई भी हार्श कंडीशन। इस तरह प्लाज्मिड भी रेजिस्ट करता है और ये बैक्टीरिया को के लिए फेवरेबल होता है। तो अब मैं ये सम बैक्टीरिया सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए वाले को जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, और दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एनेबल बैक्टीरिया अगेंस्ट अनफेवरेबल कंडीशन एंटीबायोटिक होगी। अब प्लाज्मिड जो होता है वो सर्व करता है एज अ वेक्टर। अब वेक्टर ये क्या है, मैं आगे आपको बताता हूँ। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्निक है वेक्टर और प्लाज्मिड ये ना जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होते हैं, जेनेटिक में। ठीक है, तो अब वेक्टर बेसिकली ये होता है कि जो प्लाज्मिड है ना, अगर किसी लाइक मैं आपको केस बना कर देता हूँ, अगर किसी पेशेंट में इंसुलिन की कमी है तो मतलब कि उसका जो जीन है जो इंसुलिन बना रहा है उसकी क्या होगी, कोई ना कोई उसकी म्यूटेशन होगी है जीन की। तो हम ना जो बैक्टीरिया होगा, हम बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लेंगे और जो हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो स्पेसिफिक हमारे पास जीन होगा, लाइक हमने इंसुलिन बनवानी है, उसको ना उसका जीन हम ना इसके साथ अटैच कर देंगे। उसका जीन जब इसके साथ अटैच हो जाएगा तो हम ये फिर प्लाज्मिड ना उस जो स्पेसिफिक जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या कर देंगे, इंसर्ट होंगे। ये अंदर जाके उधर अपनी क्लोनिंग करवाएगा और रेप्लिकेट करेगा और साथ साथ ये जीन ऑफ इंटरेस्ट भी करेगा। तो उस वजह से क्या हो जाएगी, वो स्पेसिफिक प्रोटीन बढ़ जाएगी।
तो ये प्लाज्मिड था, वेक्टर इन्वॉल्व होता है और ये स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए इन्वॉल्व होता है। मतलब कि वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ना जीन ऑफ इंटरेस्ट, स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट को बॉडी के अंदर लेके जाता है और फिर उधर जाके इसकी क्लोनिंग होती है और ये बढ़ता है, रेप्लिकेट करता है और वो फिर हमारे पास चीज़ बन जाती है। जैसे इंसुलिन होगी, इंसुलिन नहीं बनती है, हम इंसुलिन का जीन डाल देते हैं और वो लेके जाता है अंदर। इंसुलिन का जो जीन है वो रेप्लिकेट करता है और उस वजह से फिर हमारे पास इंसुलिन बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, थैंक यू बच्चे। चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।